नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय वायुसेना के एक बहुत ही आइकॉनिक विमान पर गहराई से नजर डालेंगे, जिसका सफर हाल ही में खत्म हुआ है, मिग-21। नमस्ते। हाँ, मिग-21 एक लंबा और इवेंटफुल सफर रहा है इसका। बिल्कुल। भारतीय वायुसेना मतलब आईएफ ने 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर अपने मिग-21 लड़ाकू विमानों को औपचारिक विदाई दी। ये वाकई एक युग का अंत है। हाँ बिल्कुल, वो अंतिम 2 स्क्वाड्रन थे, नंबर 23 पैंथर्स और नंबर 3 कोबरा। इनमें करीब 36 जेट्स रहे होंगे। अच्छा। और वो जो सेरेमनी थी, काफी भावुक माहौल था। 6 मिग-21 ने अपना आखिरी फ्लाई पास्ट किया और लैंडिंग के बाद उन्हें वो पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी। रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख, कई पूर्व वायुसेना प्रमुख सब मौजूद थे। जी, ये दिखाता है कि ये विमान कितना अहम था आईएएफ के लिए। और ये सिर्फ एक विमान का रिटायरमेंट नहीं है ना, ये आईएएफ के सबसे पुराने फाइटर जेट के पूरे 62 साल लंबे सफर का अंत है। सही कहा। सही कहा। 62 साल बहुत लंबा समय होता है किसी फाइटर जेट के लिए। लेकिन इसके साथ ही इसने आईएएफ की लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या में एक बड़ी कमी भी ला दी है, जिस पर हमें बात करनी होगी। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसके रिटायरमेंट का। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मिग-21 का पूरा इतिहास, आईएएफ में इसकी भूमिका, वो जो विवाद जुड़े रहे इससे, खासकर सेफ्टी को लेकर। हाँ, वो फ्लाइंग कॉफिन वाला टैग। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे। फिर इसकी विरासत क्या है और जाहिर है इसके जाने से आईएएफ की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा। सही। ये एक ऐसा विमान है जिसने न सिर्फ इतिहास देखा है, बल्कि इतिहास रचा भी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये मिग-21 आया कैसे आईएएफ में? सुना है ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर था। हाँ जी, ये भारत के लिए उस समय एक बहुत बड़ा कदम था, एक गेम चेंजर कह सकते हैं। मिग-21 जिसे सोवियत संघ में मिकोयान गुरेविस डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था, वो 1963 में आईएएफ में शामिल हुआ। 1963। काफी पहले। हाँ, और ये भारत का पहला सुपरसोनिक यानी आवाज की गति से तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान था। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी भारत के लिए। और 1960s में तो ये दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स में गिना जाता होगा। निश्चित रूप से उस जमाने में इसे दुनिया के टॉप लड़ाकू विमानों में माना जाता था, खासकर इंटरसेप्टर भूमिका के लिए। इंटरसेप्टर मतलब दुश्मन के बॉम्बर्स या फाइटर्स को हवा में तेजी से रोककर इंटरसेप्ट करके मार गिराने के लिए, ये इसकी खासियत थी। अच्छा, और भारत ने कितने लिए थे ये विमान? संख्या काफी बड़ी थी शायद। हाँ, बहुत बड़ी। भारत ने कुल मिलाकर 700 से ज्यादा, कुछ सोर्सेस तो 872 तक कहते हैं, मिग-21 अलग-अलग वेरिएंट्स में हासिल किए। 700 से ज्यादा? जी, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से करीब 600 से 650 विमान वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में ही बनाए गए। ओह वाव, मतलब मेक इन इंडिया का एक बहुत पुराना उदाहरण है ये तो। कह सकते हैं आत्मनिर्भरता की तरफ एक शुरुआती कदम था ये। और इसने तो भारत के लगभग सभी बड़े युद्धों में हिस्सा लिया है। इसकी युद्ध क्षमता पर थोड़ी बात करते हैं। 1965 के युद्ध में क्या रोल था? 1965 के भारत पाक युद्ध में मिग-21 आईएएफ में नया ही था, तो इसकी भूमिका थोड़ी सीमित थी, लेकिन इसने एयर डिफेंस पेट्रोलिंग में जरूर हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात, आईएएफ को सुपरसोनिक जेट्स ऑपरेट करने का महत्वपूर्ण अनुभव मिला। समझ गया। लेकिन 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में? उसमें तो इसका रोल बहुत बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। 1971 युद्ध में मिग-21 ने सचमुच कमाल कर दिया था। पश्चिमी सीमा पर इसने एयर सुपीरियॉरिटी यानी हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, कैसे? इसका जो एफएल वेरिएंट था, मिग-21 एफएल, उसने इतिहास रचा। एक भारतीय मिग-21 एफएल ने पाकिस्तानी F-104 स्टार फाइटर को, जो खुद एक सुपरसोनिक जेट था, उसे अपनी गन से मार गिराया। गन से? हवा में। सुपरसोनिक स्पीड पर? हाँ, GSH-23 कैनन से। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सुपरसोनिक एयर कॉम्बैट किल था। ये हवा में आवाज से तेज रफ्तार पर हुई डॉग फाइट में जीत थी। वाओ, ये तो वाकई जबरदस्त है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी युद्ध में मिग-21 ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-60 सेबर, F-86 सेबर जैसे फाइटर्स और यहाँ तक के C-130 हरक्यूलीज जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमानों को भी निशाना बनाया। ढाका के तेजगांव एयरफील्ड पर बमबारी करके पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर तोड़ दी।
कमाल है। इस युद्ध ने ये साबित कर दिया कि MiG-21 अपने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी F-104A स्टार फाइटर से कहीं बेहतर था। इसका नतीजा ये हुआ कि बाद में इराक जैसे देशों ने भी MiG-21 पायलट ट्रेनिंग के लिए भारत से संपर्क साधा था। अच्छा, फिर आया 1999 का कारगिल युद्ध, ऑपरेशन सफेद सागर। वहां क्या भूमिका रही? हाँ, कारगिल में भी MiG-21 ने मिराज 2000 और MiG-29 जैसे दूसरे विमानों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमालय के वो जो मुश्किल ऊंचे पहाड़ हैं, हाँ, बहुत कठिन टेरेन है वो। बिल्कुल, वहाँ दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर इसके प्रदर्शन में कुछ सीमाएं थीं। और दुखद रूप से इसी ऑपरेशन के दौरान स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का MiG-21 दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल जो कंधे से दागी जाती है उसका शिकार हो गया था। वो इजेक्ट तो कर गए थे, पर बाद में उनकी जान चली गई। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। और फिर हाल के सालों में भी ये चर्चा में रहा, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो हुआ। हाँ, फरवरी 2019 में अपग्रेडेड MiG-21 बाइसन वेरिएंट, जिसे तब विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान उड़ा रहे थे। हाँ, वो तो सबको याद है। उन्होंने एक डॉग फाइट में एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि F-16 एक चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन का फाइटर है, जबकि MiG-21 मूल रूप से दूसरी पीढ़ी का। सही बात है। ये तो पायलट की स्किल और शायद बाइसन के अपग्रेड्स का कमाल था। दोनों का प्रमाण था। हालांकि ये भी हुआ कि इसी दौरान भारतीय MiG-21 भी गिराया गया और पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। उन्हें बाद में लौटाया गया और वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी कोई खास कॉम्बैट एक्शन याद आता है? हाँ, एक तो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, इसका आखिरी ऑपरेशनल मिशन बताया जा रहा है, जहां इसने राफेल जैसे आधुनिक 4.5 जनरेशन जेट के साथ भारतीय आसमान की रक्षा की। सोचिए, 1950s का डिजाइन 2025 तक एक्टिव रहा। इनक्रेडिबल। और एक और घटना है 1999 की अटलांटिक घटना। कारगिल युद्ध के ठीक बाद हुई थी ये। एक IAF MiG-21 FL ने R-60 मिसाइल से एक पाकिस्तानी ब्रैगेड अटलांटिक समुद्री गश्ती विमान को मार गिराया था जब वो भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा था। अच्छा, ये भी MiG-21 ने किया था। तो ये तो हुई युद्धों में इसकी भूमिका। अब जरा इसके डिजाइन और क्षमताओं पर बात करते हैं। आपने कहा इसे मूल रूप से इंटरसेप्टर के तौर पर बनाया गया था। हाँ, सोवियत संघ ने इसे अमेरिकी बॉम्बर्स को तेजी से ऊंचाई पर जाकर रोकने के लिए डिजाइन किया था। ये हल्का था, मार्क 2 यानी आवाज से 2 गुनी रफ्तार तक जा सकता था, और इसका खास फीचर था डेल्टा विंग डिजाइन। डेल्टा विंग, वो तिकोने पंख। हाँ, डेल्टा विंग इसे सीधे ऊपर चढ़ने यानी क्लाइम करने में बहुत तेज बनाता था। लेकिन इसका एक नुकसान भी था। जब ये तेज मोड़ लेता था, हाई जी टर्न, तो इसकी स्पीड तेजी से कम होती थी। ये डॉग फाइट में एक डिसएडवांटेज हो सकता था। और शुरू में इसमें गन नहीं थी? नहीं, शुरुआती मॉडल्स में सिर्फ मिसाइलें थी। शायद सोवियत सोच ये थी कि मिसाइलें ही काफी होंगी। लेकिन IAF ने तो इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से काफी बदला। बिल्कुल, IAF ने इसमें गन जोड़ी और इसे ग्राउंड अटैक यानी जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए भी खूब इस्तेमाल किया। मतलब इसे मल्टी रोल बना दिया। और फिर वो बाइसन अपग्रेड आया। अपग्रेड किया गया, 100 से ज्यादा विमान अपग्रेड हुए थे। वो काफी आधुनिक था। उसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स थे, बेहतर रडार था और एडवांस्ड मिसाइलें जैसे हवा से हवा में मार करने वाली R-60, R-73 वगैरह ले जाने की क्षमता थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि बाइसन वेरिएंट कुछ मामलों में F-16 या मिराज 2000 से भी तेज एक्सेलरेट कर सकता था। क्या ये सच है? हाँ, ये कुछ खास परिस्थितियों में संभव था। एयर मार्शल M माथेश्वरन ने बताया था कि बाइसन वेरिएंट कम ऊंचाई पर, लो एल्टीट्यूड पर, सुपरसोनिक स्पीड पर एक्सेलरेशन के मामले में मिराज 2000 या F-16 से भी तेज हो सकता था। वाह, ऐसा कैसे? इसकी वजह थी इसका तुमांस्की R-25 इंजन और उसकी एक खास क्षमता जिसे इमरजेंसी पावर रेटिंग EPR कहते थे। रूसी भाषा में से CHR कहते हैं। CHR EPR, इमरजेंसी पावर रेटिंग। ये क्या चीज थी और इसे डायमंड रिजीम क्यों कहते थे? EPR को जब पायलट एक्टिवेट करता था तो 2000 मीटर यानी करीब 6500 फीट से कम ऊंचाई पर इंजन सिर्फ 2 मिनट के लिए जबरदस्त, मतलब बहुत ज्यादा 97.4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकता था। सिर्फ 2 मिनट के लिए? हाँ, इमरजेंसी के लिए। इससे विमान को 1.1 से भी बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो मिलता था।
मतलब विमान का वजन उसके इंजन की ताकत से कम हो जाता था। अच्छा। तो इसकी चढ़ाई की दर, रेट ऑफ क्लाइंब, 254 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती थी, जो कि F-16 के बराबर है। इसे डायमंड रिजीम इसलिए कहते थे क्योंकि इस मोड में जब इंजन फुल पावर पर होता था तो एग्जॉस्ट से निकलने वाली शॉक वेव्स हीरे जैसी चमकदार आकृतियां बनाती थीं। कमाल की बात है। ये तो डॉग फाइट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा होगा। बिल्कुल। दुश्मन से बचने या उस पर तेजी से हावी होने के लिए ये एक तुरुप का इक्का था। लेकिन जाहिर है इसमें कुछ कमियां भी रही होंगी इतनी तारीफों के बाद। हाँ, बिल्कुल थी, और वो कमियां काफी सीरियस थीं। इसकी सबसे बड़ी कमी थी इसकी कम ऑपरेशनल रेंज। रेंज कम थी? कितनी? बिना बाहरी फ्यूल टैंक के क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में ये सिर्फ करीब 45 मिनट ही उड़ सकता था। ये बहुत कम है एक फाइटर जेट के लिए। सिर्फ 45 मिनट? हाँ, और एक डिजाइन की दिक्कत थी, इसके फ्यूल टैंक विमान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे थे। तो जैसे जैसे फ्यूल जलता था, विमान का वजन आगे से कम होता जाता था और वो अस्थिर, मतलब लॉन्जिट्यूडनली अनस्टेबल हो जाता था। पायलट को उसे लगातार संभालना पड़ता था। वो ये तो मुश्किल रहा होगा पायलट्स के लिए। हाँ, बाहरी फ्यूल टैंक लगाने से रेंज तो कुछ बढ़ जाती थी, पर विमान की फुर्ती, उसकी एजिलिटी कम हो जाती थी। इन्हीं कमियों और खासकर इसकी सुरक्षा रिकॉर्ड के कारण शायद इसे वो नाम मिला, फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता ताबूत। ये पहलू काफी विवादास्पद रहा है। हाँ, ये नाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसने विमान की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। और ये बात सच है कि इसका सेफ्टी रिकॉर्ड सवालों के घेरे में रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं? अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो पिछले 60-62 सालों में करीब 480 से 500 से ज्यादा MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। 500 से ज्यादा? हाँ, और इनमें 170 से अधिक पायलट शहीद हुए और करीब 40 आम नागरिक भी मारे गए। और ये सिर्फ पुराने हादसे नहीं है, 2010 के बाद भी 20 से ज्यादा विमान क्रैश हुए। ये आंकड़े वाकई गंभीर हैं। तो सवाल उठता है कि इतने हादसे हुए क्यों? क्या ये सिर्फ विमान की बनावट में ही कोई फंडामेंटल खामी थी या और भी कारण थे? देखिए, इसके पीछे कई वजहें थीं। सिर्फ विमान को दोष देना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। अच्छा, जैसे? सबसे पहले तो ये फ्लाइंग कॉफिन नाम की ही बात करते हैं। एयर मार्शल हरीश मसंद रिटायर्ड जैसे कई अनुभवी पायलट मानते हैं कि ये नाम मीडिया ने थोड़ी सनसनी फैलाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया। उनका तर्क है कि अगर आप लॉकहीड F-104 स्टारफाइटर को देखें, जो इसका समकालीन था, उसका एक्सीडेंट रेट इससे भी ज्यादा था। MiG-21 ने IAF में बेतहाशा उड़ान भरी है, शायद किसी भी और फाइटर जेट से ज्यादा घंटे। हाँ, 62 साल तक वर्क हॉर्स जो रहा। बिल्कुल। तो जब कोई चीज इतनी ज्यादा इस्तेमाल होगी तो जाहिर है दुर्घटनाएं भी संख्या में ज्यादा दिखेंगी। अगर आप प्रति उड़ान घंटे एक्सीडेंट रेट देखें तो रिकॉर्ड उतना बुरा नहीं है जितना इस नाम से लगता है। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन सिर्फ ज्यादा उड़ान भरना ही तो वजह नहीं हो सकती। वो AJT वाली बात क्या है? एडवांस जेट ट्रेनर की कमी? हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा कारण माना जाता है, AJT यानी एडवांस जेट ट्रेनर। देखिए, 1970s के दशक के अंत से लेकर करीब 2008 तक IAF के पास नए पायलटों को जो बेसिक ट्रेनर से आते थे, उन्हें सीधे हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट उड़ाने से पहले तैयार करने के लिए कोई उपयुक्त एडवांस जेट ट्रेनर नहीं था। तो फिर ट्रेनिंग कैसे होती थी? एक तरह से मजबूरी में MiG-21 के ही एक 2-सीटर वेरिएंट टाइप 77 को इस काम में लगाया गया। एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम रिटायर्ड इसे ऑडेशियस मूव कहते हैं, मतलब एक बहुत ही साहसिक, शायद कुछ ज्यादा ही साहसिक कदम। MiG-21 ट्रेनिंग के लिए ठीक क्यों नहीं था? देखिए, MiG-21 एक बहुत डिमांडिंग विमान था। इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ स्पीड बहुत ज्यादा थी, करीब 340 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉकपिट से बाहर देखने की विजिबिलिटी कम थी और इसे संभालना, इसकी हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नए पायलट के लिए बेहद मुश्किल और अनफॉरगिविंग थी। मतलब ये छोटी गलतियों को माफ नहीं करता था। तो सोचिए, एक ट्रेनी पायलट जो अभी धीमी रफ्तार वाले ट्रेनर से आया है, उसे सीधे MiG-21 पर बिठा देना कितना खतरनाक था। इससे अनुभवहीन पायलटों के साथ दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ गया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। हाँ, स्थिति तब सुधरी जब 2008 में ब्रिटिश हॉक AJT विमान IAF में शामिल हुए और MiG-21 को ट्रेनर की भूमिका से धीरे धीरे हटाया गया। AJT खरीदने में जो दशकों की देरी हुई, उसके पीछे फाइनेंशियल कारण थे, ब्यूरोक्रेटिक ढिलाई थी, कई वजह थी। तो ये ट्रेनर की कमी वाला पॉइंट बहुत अहम है। ये बताता है कि समस्या सिर्फ विमान के डिजाइन में नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल और ट्रेनिंग के तरीके में भी थी। इंजन की समस्या का भी जिक्र होता है।
हाँ, सिंगल इंजन होना हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है। अगर इंजन फेल हो जाए, जिसे फ्लेम आउट कहते हैं, तो पायलट के पास बचने के लिए बहुत कम समय और ऑप्शंस होते हैं। और भारत में बर्ड हिट्स भी काफी होते हैं। बिल्कुल, भारत जैसे देश में जहां पक्षी टकराने यानी बर्ड हिट की घटनाएं आम है, सिंगल इंजन फेलियर का खतरा और बढ़ जाता है। बाइजन अपग्रेड ने एवियोनिक्स और हथियारों को तो बेहतर बनाया, लेकिन इंजन की ये जो मूल वल्नरेबिलिटी थी, उसका कोई समाधान नहीं था। और मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का मुद्दा, सुना है सोवियत संघ के टूटने के बाद इसमें दिक्कतें आई। हाँ, ये भी एक पहलू रहा। मिग-21 इतने लंबे समय तक आईएएफ का मुख्य आधार रहा। एक समय पर तो ये आईएएफ के करीब 60% लड़ाकू बेड़े का हिस्सा था। 60%? जी, तो इसका मेंटेनेंस लोड बहुत ज़्यादा था। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन प्रभावित हुई। क्वालिटी और उपलब्धता दोनों इशू बने। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि शायद निम्न गुणवत्ता वाले या जुगाड़ वाले पार्ट्स इस्तेमाल हुए, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ीं। अच्छा। हालांकि एयर मार्शल मसंद जैसे पायलट मानते हैं कि शुरुआत में सोवियत पार्ट्स अच्छे और सस्ते थे, समस्या बाद में आई जब अलग-अलग देशों से पार्ट्स आने लगे। पर यह भी सच है कि 2000 के दशक के बाद आईएएफ ने मेंटेनेंस प्रोसीजर्स को काफी सुधारा और दुर्घटना दर में काफी कमी आई। 2010 के बाद हुई दुर्घटनाएं कुल हादसों का 5% से भी कम है। और भारत की जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, वो भी शायद सोवियत संघ से अलग थीं। हाँ, ये भी एक फैक्टर था। सोवियत संघ में विमान ज्यादातर विशाल, खुले, कम आबादी वाले इलाकों में उड़ते थे। भारत में उन्हें अक्सर घनी आबादी वाले क्षेत्रों के ऊपर से और पक्षियों की ज्यादा संख्या वाले गर्म और आर्द्र मौसम में उड़ान भरनी पड़ती थी। इससे इंजन पर स्ट्रेस और बर्ड हिट का रिस्क दोनों बढ़ते थे। इतनी सारी समस्याएं, ये बदनाम नाम, इन सब के बावजूद पायलटों में इस विमान के प्रति अजीब सी लॉयल्टी या निष्ठा दिखती है। कई पायलट्स इसकी तारीफ करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जो पायलट इसे उड़ा चुके हैं, उनमें से कई आज भी इसे एक बहुत ही सक्षम, शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण विमान मानते हैं। एयर मार्शल माथेश्वरन ने तो इसे आईएएफ का प्राइम एसेट कहा था और बाइसन वेरिएंट को ट्रूली क्लासी। अच्छा। इसका टाइप 74 वेरिएंट हैंडलिंग में सबसे अच्छा माना जाता था। उनका मानना था कि अगर इसे सम्मान और हुनर के साथ उड़ाया जाए तो ये एक जबरदस्त लड़ाकू मशीन थी। शायद इसीलिए तमाम विवादों के बावजूद इसे प्यार से बाइसन या बर्ड ऑफ ऑल सीजन्स भी कहा गया। 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में वो विदाई समारोह हुआ। हाँ, नंबर 23 पैंथर्स और नंबर 3 कोबरा स्क्वाड्रन की विदाई के साथ मिग-21 युग का औपचारिक अंत हो गया। इससे पहले जो पुराने मिग-21 एफएल वेरिएंट थे, वो 2013 में ही रिटायर हो गए थे। तो अब बड़ा सवाल, व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द आईएएफ स्ट्रेंथ? मिग-21 के जाने से स्क्वाड्रन संख्या पर क्या असर पड़ा है? असर काफी गंभीर है। मिग-21 के ये 2 स्क्वाड्रन रिटायर होने से आईएएफ की लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या अब घटकर सिर्फ 29 रह गई है। 29? सिर्फ 29 स्क्वाड्रन? हाँ, सिर्फ 29, जबकि स्वीकृत संख्या मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन्स की है, जो वैसे आईएएफ ने कभी हासिल नहीं की, लेकिन 42 का टारगेट है। ये तो वाकई चिंताजनक है, खासकर जब हम अपने पड़ोसियों की वायुसेनाओं को देखते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास अनुमानित 20-25 लड़ाकू स्क्वाड्रन है और चीन की वायुसेना पीएलएएफ के पास 60 से ज्यादा ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन बताए जाते हैं। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16-18 जेट होते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या का अंतर कितना बड़ा है। ऐसे में अगर कभी 2 मोर्चों पर यानी पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ संघर्ष की नौबत आती है, तो भारत फाइटर जेट्स की संख्या के मामले में काफी दबाव में होगा। और ये संख्या और भी गिर सकती है। हाँ, अगर नए विमान तेजी से शामिल नहीं किए गए तो ये संख्या और भी गिर सकती है, क्योंकि मिग-29, जगुआर और मिराज 2000 जैसे जो पुराने बेड़े हैं, वो भी अगले 10-15 सालों में रिटायर होने लगेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि मिग-21 को इतने लंबे समय तक, मतलब उसकी तय उम्र से कहीं ज्यादा, सेवा में रखा ही क्यों गया, जब ये पता था कि वो पुराना हो रहा है और सेफ्टी इश्यूज भी हैं? इसका सीधा और सरल जवाब है नए विमानों को शामिल करने में हुई लगातार देरी, परसिस्टेंट डिलेज इन इंडक्शन। अच्छा, मतलब रिप्लेसमेंट तैयार नहीं था। बिल्कुल, चाहे वो स्वदेशी तेजस कार्यक्रम हो जो दशकों से चल रहा है,
या विदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया हो, जैसे पहले MMRCA टेंडर था, फिर अब ये 114 विमानों वाला MRFA या MMRCA 2.0 है। लगभग हर मामले में भारी देरी हुई है। MiG-21 को उसकी मूल योजना से कम 10-15 साल ज्यादा सेवा में रखना पड़ा, क्योंकि उसका विकल्प समय पर तैयार नहीं था। ये IAF के मॉडर्नाइजेशन की एक दुखती रग रही है। तो इस घटती संख्या और बढ़ते खतरे को देखते हुए इस गैप को भरने के लिए IAF की क्या योजनाएं हैं? मतलब व्हाट्स द प्लान नाउ? देखिए, योजनाएं तो कई हैं, लेकिन चुनौती उनके टाइम पर इम्प्लीमेंट होने की है। जैसे? सबसे प्रमुख है स्वदेशी LCA तेजस। इसके शुरुआती MK1 वेरिएंट के 2 स्क्वाड्रन तो ऑपरेशनल हैं। अब 180 और बेहतर MK1A जेट्स का ऑर्डर दिया गया है। 180, ये तो अच्छी संख्या है। MK1A में क्या खास है? MK1A में कई जरूरी अपग्रेड हैं, जैसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी ईसा रडार। ESA राडार? हाँ, ये एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और जैम करना मुश्किल होता है। इसके अलावा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सूट है और बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलें ले जाने की क्षमता है, जैसे डर्बी और स्वदेशी एस्ट्रा मिसाइल। BVR मतलब नजर की सीमा से परे मार करने वाली मिसाइल है। ये तो काफी इंप्रूवमेंट है। लेकिन तेजस प्रोग्राम तो खुद देरी के लिए बदनाम रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तेजस प्रोग्राम 1980 के दशक में शुरू हुआ था। MK1A की डिलीवरी भी अमेरिका की G एरोस्पेस से आने वाले F404 इंजन मिलने में देरी और दूसरी इंटीग्रेशन समस्याओं के कारण पिछड़ गई है। तो ये 180 विमान कब तक मिलेंगे? HAL का लक्ष्य है सालाना 16 विमान बनाने का, जिसे बढ़ाकर 24 करने की योजना है। लेकिन इस रफ्तार से भी सारे 180 विमान डिलीवर होने में 2030 के मध्य तक का समय लग सकता है। मतलब अभी भी 8-10 साल। और तेजस के अगले वर्जन MK2 और 5वीं पीढ़ी के AMCA का क्या स्टेटस है? तेजस MK2 का विकास जारी है, लेकिन उसके लिए जो ज्यादा शक्तिशाली F4X14 इंजन चाहिए, उसके भारत में सह उत्पादन के लिए GE के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है, भले ही डील पर सहमति बन गई हो। अच्छा। और AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हमारा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा, उसका प्रोटोटाइप भी अभी बनने में कुछ साल लगेंगे। उसे अगले दशक मतलब 2030s में शामिल करने की महत्वाकांक्षी योजना है। यानी स्वदेशी समाधानों में अभी काफी समय लगेगा। तो क्या बाहर से विमान खरीदने की योजना पर कुछ तेजी आई है? वो 114 विमानों वाली डील? हाँ, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA खरीदने की एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है, जिसे MMRCA 2.0 भी कहा जाता है। इसमें फ्रांस का डेसॉल्ट राफेल एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जिसके 36 विमान पहले ही आ चुके हैं और IAF उनसे काफी खुश है। तो क्या और राफेल आ सकते हैं? ये एक संभावना है। उम्मीद है कि इस डील में कुछ विमान सीधे उड़ान भरने की हालत में, मतलब फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदे जाएंगे, ताकि स्क्वाड्रन की संख्या जल्दी बढ़ाई जा सके, और बाकी भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे। लेकिन ये अरबों डॉलर की डील भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है, इसमें भी देरी हो रही है। मतलब यहाँ भी देरी? और मौजूदा विमानों को अपग्रेड करने की भी कोई योजना है? हाँ, IAF अपने सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद Su-30 MKI विमानों में से 84 को सुपर 30 प्रोग्राम के तहत स्वदेशी रूप से अपग्रेड करेगी। इसमें नया रडार, एवियोनिक्स और हथियार शामिल होंगे, ताकि वो आने वाले सालों में भी कारगर बने रहें। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं तो हैं। तेजस MK1A, MRFA, Su-30 अपग्रेड, फिर MK2, AMCA, लेकिन सब में समय लगने की संभावना है। तो इमीडिएट सिचुएशन को संभालने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, तत्काल स्थिति को देखते हुए एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क पर बहुत जोर दिया जा रहा है। क्योंकि लड़ाकू विमानों की संख्या कम है, तो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को जमीन से ही रोकने की क्षमता बढ़ाई जा रही है। यानी सरफेस टू एयर मिसाइलें? बिल्कुल। रूस से S-400 ट्रायम्फ सिस्टम शामिल किया गया है। अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद ये लंबी दूरी पर कई तरह के हवाई खतरों को रोक सकता है। साथ ही स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और हाल ही में विकसित आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। ये सिस्टम फिलहाल भारत की हवाई सुरक्षा और कॉम्बैट रेडीनेस के लिए बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। समझ गया।
मतलब फाइटर जेट्स की कमी की भरपाई फिलहाल मजबूत एयर डिफेंस से करने की कोशिश है। हाँ, ये एक तरह का स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जब तक नए फाइटर्स बड़ी संख्या में नहीं आ जाते। तो कुल मिला के मिग-21 की इस 62 साल की अविश्वसनीय यात्रा का सार क्या है? इसकी विरासत को कैसे देखा जाए? व्हाट्स इट्स लेगेसी? इसकी विरासत बहुत बड़ी और बहुआयामी है। सबसे पहले तो ये 6 दशकों तक आईएएफ की रीढ़ रहा, बैकबोन। इसने पायलटों की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया। भले ही ट्रेनिंग के लिए ये आदर्श विमान नहीं था, पर इसने उन्हें लड़ना सिखाया, उन्हें फाइटर पायलट बनाया। हाँ, ये तो है। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जिसने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जीत में अहम योगदान दिया। ये भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता, HAL द्वारा निर्माण और IIF के आधुनिकीकरण का एक शुरुआती प्रतीक भी बना। और शायद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला फाइटर। हाँ, जैसा एयर मार्शल सुब्रमण्यम ने कहा, ये शायद किसी स्थापित वायुसेना में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला लड़ाकू विमान है। 62 साल बहुत होते हैं। तो क्या इसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर लगे दाग के बावजूद इसे एक सफल विमान माना जाना चाहिए? मेरे विचार में हाँ, इसे सफल माना जाना चाहिए। ये विवादास्पद जरूर रहा, लेकिन सफल भी। इसकी समस्याओं की, इसकी असाधारण लंबी सर्विस लाइफ, इसके डिजाइन की सीमाओं, खासकर जब AJT नहीं था, मेंटेनेंस की चुनौतियों और भारत के मुश्किल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट से जुड़ी थीं। लेकिन इन सब के बावजूद इसने 62 साल तक भारतीय आसमान की रक्षा की। 1971 में इसने हमें हवाई युद्ध में निर्णायक बढ़त दिलाई। 2019 में इसने एक कहीं ज्यादा आधुनिक F-16 को मार गिराया। ये भले ही सोवियत मूल का था, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह अपना लिया, इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला और अपना वॉर बर्ड या बर्ड ऑफ वॉर बना लिया। सही कहा, बर्ड ऑफ वॉर। और जाते जाते मिग-21 का ये लंबा उतार चढ़ाव वाला कार्यकाल शायद हमें एक जरूरी सबक भी सिखाता है। क्या सबक? यही कि भविष्य में पुराने होते एजिंग प्लेटफॉर्म्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता से बचने के लिए स्वदेशी रक्षा विकास और समय पर विदेशी खरीद दोनों ही कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ताकि हमें फिर किसी विमान को उसकी तय उम्र से दशकों ज्यादा खींचना ना पड़े और हमारी वायुसेना हमेशा हमेशा पूरी तरह तैयार रहे। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है मिग-21 की कहानी से। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। जियोपॉलिटिक्स विषयों पर ऐसी और गहराई से की गई चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।